हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। लास्ट सेशन में हमने किया हब्स के व्यू, लॉक के व्यू एंड द ब्रूशस व्यू। आज हम करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मीनिंग होता है कि इसको क्रिटिकली कितनी हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मीन्स इसके क्रिटिसिज्म क्या है और इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम कहें क्रिटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सिर्फ इसके क्रिटिसिज्म आएंगे। अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन कहें तो इट्स मीन्स क्या है, हम उसके क्रिटिसिज्म के साथ साथ उसकी इम्पोर्टेंस को भी डिफाइन करेंगे। तो आज हम करते हैं इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन of social contract theory. First of all, criticisms. First criticism है this theory is not historical true. Means जे हिस्ट्री में कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ कि ये थ्योरी सही है। इट मीन्स क्या है, हिस्ट्री में हमने कहीं भी नहीं देखा कि मैन अकेला रह रहा हो। जैसे हब्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी, स्टेट ऑफ नेचर में एक ह्यूमन अकेला रहता था, उसको सोसाइटी का कुछ नहीं पता था, वो दूसरे ह्यूमन को अपना दुश्मन मान रहा था। तो ये थ्योरी हिस्टोरिकली प्रूफ नहीं होती। हमने हिस्ट्री पढ़ी है, ह्यूमन की हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें हम ये देखते हैं कि ह्यूमन कहाँ रहता था, सोसाइटी में रहता था। उसकी बेसिक यूनिट क्या थी, फैमिली। मीन्स वो अकेला नहीं रहता था, फैमिली में रहता था। फैमिली से डेवलप होकर क्लैन बन गए, क्लैन से ट्राइब बन गई, तो उसकी सोसाइटी बन गई। इट मीन्स क्या है, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। हम जिस स्टार्टिंग से मानते हैं, जब से हमने सोसाइटी को समझना शुरू किया है, हमें पता है कि ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है। अब जैसे कोरोना वायरस आया, उस टाइम जब लॉकडाउन लगा तो हम अपने घरों में कैद हो गए, हम सोसाइटी में आना जाना बंद हो गया। तो क्या हो गए, होम सिक हो गए, हम घर पे अकेले नहीं रह पाए। तो क्या है कि हमें पता है कि हम क्या सोशल बीइंग हैं, हम सोशल एनिमल हैं। तो क्या पहले वाला ह्यूमन सोशल एनिमल नहीं था? हाँ, वो सोसाइटी में ही रहता था। हमने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है उसमें कहीं भी प्रूफ नहीं होता कि ह्यूमन अकेला रहता होगा। तो हब्स की व्यू क्या है, एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन ऐसी इमेजिनेशन है जो कहीं भी ट्रुथ प्रूफ नहीं होती, कहीं भी नहीं लग रहा कि ये सच है। इसीलिए हम कहते हैं ये थ्योरी हिस्टोरिकली ट्रू नहीं है, अनहिस्टोरिकल थ्योरी है, क्योंकि सोसाइटी में ह्यूमन अकेला नहीं रहता था। सेकंड वन इज इलॉजिकल एंड इरेशनल। जो ये थ्योरी है इलॉजिकल है और इरेशनल है। इलॉजिकल कैसे, हम लॉ कह रहे थे, लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर में हम लिबर्टीज को एंजॉय कर रहे थे, हमारे पास लिबर्टी थी, फ्रीडम थी, नेचुरल राइट्स थे, नेचुरल लॉ थे, वो लॉ हम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लॉजिकली सोचिए लॉ कैसे बनते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर अथॉरिटी होगी, वो लॉ बनाएगी तभी तो लॉ बनेंगे। एग्जिस्टेंस में तो ऐसे लॉ आते हैं। अगर वहां पर कोई स्टेट नहीं थी, ह्यूमन अकेला रह रहा है, तो लॉ कैसे एग्जिस्टेंस में आ गए? लॉजिक तो बनता ही नहीं है कि स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे, तो नेचुरल लॉ वहां तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक कोई अथॉरिटी नहीं है, लॉ बनाएगी नहीं, तो लोग एंजॉय कैसे करेंगे लोग? तो लॉ की जो व्यू क्या है, इलॉजिकल है, इरेशनल है। इसे देखकर हमें समझ नहीं आता पहले स्टेट एग्जिस्टेंस में आए कि चलो लॉ पहले एग्जिस्टेंस में, तो क्या बन गए, इरेशनल थ्योरी बन गई। थर्ड वन इज सडन चेंज इन ह्यूमन नेचर इज अनबिलीवेबल। हम पहले स्टेट ऑफ वार में लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, एक पर्सन को देखते हैं मारने की कोशिश करते हैं, माइट इज राइट वाली सिचुएशन है। हमने अचानक से ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर हमने क्या कर लिया, बहुत ज्यादा कोऑपरेशन हो गया। अगर मेरी नेचर बचपन से ऐसी बन गई, मैं सबके साथ लड़ती ही जा रही हूँ,
तो मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे बिहेवियर में एकदम से चेंज आ सकता है कि मैं पूरे शांति दूत बन जाऊं? ऐसे नेचर तो हमने कैसे देखी ही नहीं है। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर एकदम से चेंज हो गई, सडन चेंज आ गया। एक बस एक कॉन्ट्रैक्ट है बीच में, ठीक है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम लड़ रहे थे, लड़ने के बाद हम शांति दूत बन गए। एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इतना सडन चेंज ह्यूमन बिहेवियर में, ये तो अनबिलीवेबल है। हमने कहीं भी नहीं देखा कि इतना चेंज हो जाएगा। इतना चेंज तो बच्चा भी नहीं हो सकता बिहेवियर उसका। अगर वो अपन ना थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसको हम कुछ समझा दे, वो शांति दूत बन जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। फोर्थ वन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली इनवैलिड एंड वॉइड। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगली वैलिड नहीं है। अगर वैलिड होगा, वैलिड कैसे होगा? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड तभी होगा अगर उसको कोई सुपीरियर अथॉरिटी होगी जो उसको कह सके कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, हम इसको मान रहे हैं। पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है? अगर उस पर हम कोर्ट के सिग्नेचर हो, नोटरी के सिग्नेचर हो, हम जाके वैलिड करेंगे तभी वैलिड बनेगा। ऐसे तो हम कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होता। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब कोई अथॉरिटी होगी। इन्होंने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिए ह्यूमन ने, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो खुद ही वैलिड नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद स्टेट एग्जिस्टेंस में आती है। ये कैसे हो सकता है? तो जब तक कोई अथॉरिटी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और वाइड है, खाली कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। नंबर 5, दिस थ्योरी इज रॉन्ग ऑन साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स। साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पर भी ये थ्योरी ट्रू प्रूफ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं स्टेट क्या है? एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। क्या रियलिटी में स्टेट आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है? तो हमने इसको बनाया और बन गई। जब हम नहीं बनाना चाहते, हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लो। इसका मीनिंग तो ये हुआ ना, स्टेट एक टॉय है, बच्चों के खिलौने। जब बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और जब मन भर गया तो वो तोड़ देते हैं। लाइक दिस हमने एक स्टेट को बना लिया, जब तक मन किया खेल लिए, जब मन भर गया तो उसको तोड़ दो। इसका मीनिंग तो यही बना। तो स्टेट क्या है? एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कहते हैं कि एक स्टेट को हमने अपनी मर्जी से बनाया है, अपने वेलफेयर के लिए बनाया है। अब जब मन करेगा तब हम इसको तोड़ देंगे। ऐसा तो लगता नहीं है कि हम एक स्टेट के बिना एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेंजरस थ्योरी। तो ये थ्योरी डेंजरस थ्योरी हो गई एक स्टेट के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहे हैं स्टेट आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट टॉय है, जब मन करे स्टेट को खत्म कर दो। तो स्टेट क्या है? कुछ भी नहीं रह गया, स्टेट की एग्जिस्टेंस ही खत्म होगी इसकी वजह से। इस थ्योरी तो यही कह रही है ना कि एक स्टेट की जरूरत खत्म तो स्टेट भी खत्म। हम इंसान इतने ज्यादा सुपीरियर हो चुके हैं, हमें लगता ही नहीं अब स्टेट एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए। एक पर्सन अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानने लगा तो वो कहता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मुझे स्टेट की जरूरत नहीं है। क्या हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि स्टेट की हमें जरूरत ना हो, स्टेट को जब चाहो वो तोड़ दो? इट मीन्स क्या? हम इंसान ये समझने लगेंगे कि स्टेट की एग्जिस्टेंस को खत्म करना ही जरूरी है। तो ये क्या होगी? एक डेंजरस थ्योरी। नेक्स्ट इज द थ्योरी फॉलोस मैकेनिकल अप्रोच। मीन्स मैकेनिकल, जैसे मशीन में हम काम करते हैं ना, मशीन से कोई गुड्स बना ली, कोई भी टॉय बना लिया, कोई भी सामान बना लिया, कोई क्लोथ बना लीजिए, मार्कर, चॉक बोर्ड, कुछ भी बना लो वो ही मशीन से। तो स्टेट भी मैकेनिकल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट तो आर्टिफिशियल है, मशीन्स क्या करती हैं? आर्टिफिशियल गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। लाइक दिस स्टेट भी क्या है? एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, इसको भी हम मैकेनिकल अप्रोच से बना सकते हैं और
छोड़ सकते हैं। जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, मशीन को यूज करते हैं, बिल्डिंग बन गई। उसी तरह हमने एक मशीन को यूज किया और स्टेट बन गई। अब स्टेट की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, मशीन की तरह काम करती है, स्टेट भी खत्म कर दो। तो ये अप्रोच क्या फॉलो कर रही है? एक मैकेनिकल अप्रोच, मशीन को यूज कर रही है कि स्टेट क्या है, एक मैकेनिकल अप्रोच है। तो ये थ्योरी क्या है? एक डेंजरस थ्योरी मानते हैं, जिसको हम मानते हैं कि प्रैक्टिकली ये थ्योरी वैलिड नहीं है। ये थ्योरी 17वीं सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन ये थ्योरी सिर्फ एंड सिर्फ 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग तक ही वैलिड रही। उसके बाद ये थ्योरी खत्म हो चुकी। उसके बाद नई थ्योरी आती है एवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें कहते हैं कि एक स्टेट का जन्म सोशल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हुआ, स्लो प्रोसेस से हुआ, एवोल्यूशन से हुआ। ये थे इसके क्रिटिसिज्म। अब हम करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? इस थ्योरी ने हमें क्या दिया है? पीपल्स कंसेंट इज द बेसिस ऑफ स्टेट। मीन्स इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है, अगर स्टेट इमरजेंस में आई, लोगों की क्या थी? कंसेंट थी, लोगों ने हाँ की है, हम स्टेट बनाना चाहते हैं, तभी स्टेट एग्जिस्टेंस में आई। मीन्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी भी चीज के इमरजेंस के लिए लोगों का मिलना, लोगों की हाँ होना बहुत जरूरी है। तो जी थ्योरी यही बता रही है, अगर एक स्टेट एग्जिस्टेंस में आई है, लोगों की कंसेंट थी, लोगों ने हाँ किया था, तभी जी थ्योरी बनी है, तभी स्टेट बना है। तो जी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोगों की इंपॉर्टेंस को समझती है कि हाँ, अगर लोग हाँ करेंगे तभी स्टेट बनेगी, अदरवाइज स्टेट नहीं बन सकती। अगर लोग हाँ करेंगे तभी कोई लॉ बनेगा, अदरवाइज कोई लॉ नहीं बन सकता। नंबर 2, डेमोक्रेटिक थ्योरी। रूसो ने क्या बनाया था? डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस डेवलप की थी। रूसो ने यही कहा था ना कि इस थ्योरी का रिजल्ट क्या होगा, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या निकलता है? डेमोक्रेसी। तो वो भी समझते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम सभी मिलकर रहना चाहते हैं, एक स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, तो जरूरी क्या है कि हम डेमोक्रेटिक पॉलिसीज को अडॉप्ट करें। तो ये थ्योरी क्या है? डेमोक्रेटिक थ्योरी है, जो हमें कहाँ से मिलती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही पता चलता है कि डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एक स्टेट एग्जिस्टेंस में रहना चाहती है। नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल और नेचुरल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। हम जो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है? जो हर एक पर्सन को मिलने ही चाहते हैं। राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम, ये क्या है? मेरे नेचुरल राइट्स है, फ्रीडम है, मुझे जीने का अधिकार है, मुझे छोटी सी प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार है। ठीक है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, अब जे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं रहा, जे मेरा कौन सा राइट हो गया? नॉर्मल राइट हो गया। जे मुझे किसने बताया कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं? मुझे इस हिस्ट्री से पता चला है, इस कॉन्ट्रैक्ट से पता चला है कि इंसान स्टेट ऑफ नेचर में भी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करता था। उसको चाहिए कि उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी प्रोटेक्शन हो। तो ये थ्योरी किसकी इंपॉर्टेंस बता रही है? फंडामेंटल राइट्स की, जो आज के टाइम में हर एक देश अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराता है। नंबर 4, पुट्स एन एंड टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग। जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी को खत्म कर दी, डिवाइन राइट ऑफ द किंग। पहले डिवाइन थ्योरी चलती थी, मीन्स हम कहते थे जो राजा है वो भगवान का रूप है, जो राजा के मुंह से निकल गया वो ही भगवान के वर्ड्स हैं, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। हम कहते थे जो राजा है ना, भगवान जन्म लेकर आया है इस धरती पर, तभी वो राजा बना। हम ये थ्योरी फॉलो कर रहे थे, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने डिवाइन थ्योरी को खत्म कर दिया। उसने ये खत्म कर दिया कि राजा को डिवाइन पावर्स दी गई हैं। कहते राजा को पावर किसने दी है? हम लोगों ने दी है। अगर हम चाहें उससे कभी भी अपनी वो पावर्स हैं वो वापस ले सकते हैं। नंबर 5,
इम्पोर्टेंस इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी इस थ्योरी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए कि कैसे एक स्टेट एग्जिस्टेंस में आई, और फिर हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप की गई। जितने भी लॉ बनाए जाते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। डेमोक्रेसी को हम कैसे मान रहे हैं, इस थ्योरी से ही जन्म ली है। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, अगर कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी बिल बनाना है, वो लोगों की कंसेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अगर मान लो अब किसानों का रेवोल्यूशन चल रहा है, किसानों का धरना है, क्यों? क्योंकि किसान नहीं चाहते कि वो बिल पास हो। तो बिल नहीं चाहते हैं, फिर लोगों की कंसेंट नहीं है। तो चेन थ्योरी क्या कह रही है, अगर लोग किसी चीज को अपनी कंसेंट नहीं देंगे, वो लॉ बन ही नहीं सकता। स्टेट कभी भी सुप्रीम नहीं है। स्टेट किसके लिए सुप्रीम है? लोगों के लिए सुप्रीम है। स्टेट का काम क्या है कि लोगों का वेलफेयर करे। अगर वो वेलफेयर के लिए काम करेगी तभी स्टेट में शांति बनी रहेगी, अदरवाइज रेवोल्यूशन हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में जो चीजें हम देख रहे हैं, अगर ये किसी स्टेट में रेवोल्यूशन हो रही है, क्यों होती है? क्योंकि वो स्टेट उस देश के लोगों का वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पा रही, इसीलिए रेवोल्यूशन होती है। तो इट मीन्स क्या है, जी थ्योरी प्रैक्टिकली भी इम्पोर्टेंट है। ये थी हमारी क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। विद दिस हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एवोल्यूशनरी थ्योरी। होप्स तो कि आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।